मोल्स, मोल्स किसे कहते हैं? चलिए, कौन बताएगा मोल का मतलब क्या होता है? मोल का मतलब क्या होता है? तो देखिएगा, मोल्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि पदार्थ का जो वजन होता है उसका मात्रक ग्राम या केजी होता है, क्लियर है? गैस पदार्थ का आयतन है, उसका मात्रक लीटर या मिलीलीटर होता है ना भाई, क्लियर है? दूरी है तो उसका मात्रक मीटर या सेंटीमीटर में होता है, क्लियर? ऐसे ही जब हम पदार्थ की मात्रा की बात करेंगे, किसका बात करेंगे? पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो मोल कहलाता है। क्या कहलाता है? वो मोल कहलाता है। तो पदार्थ की मात्रा के मात्रक को कहते हैं मोल। अब तक तो हम पदार्थ की मात्रा को जो 10वीं तक हमने नापा वो या तो हमने ग्राम में नापा या किलोग्राम में मापा, क्लियर? लेकिन पदार्थ की मात्रा का मतलब उसके वजन से नहीं होता। पदार्थ की मात्रा केमिस्ट्री में जब नापेंगे तो ऐसे मोल नापेंगे। तो मोल क्या है? पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। क्या है मोल? पदार्थ की मात्रा का मात्रक। अब मोल क्या होता है? अपन बात करें कि सर मोल क्या होता है, तो मोल का मतलब होता है किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कणों की संख्या, किसकी संख्या? कणों की संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, की संख्या के बराबर होती है, एक मोल कहलाती है। क्लियर? तो मोल का मतलब क्या है? किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कणों की संख्या, किसकी संख्या? कणों की संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, वो एक मोल कहलाती है। क्या कहलाती है? वो एक मोल। अब यहाँ पे अपन बात करें कि सर कण का मतलब क्या है, तो यहाँ कण में आपके परमाणु भी आ सकते हैं, अणु भी आ सकते हैं। अभी बाद में उतार लेना, मैं पूरा समय दूंगा, टेंशन भी। कण में परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकते हैं, पंखे भी हो सकते हैं, पेन भी हो सकता है, टेबल भी हो सकते हैं, मेज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो। अगर उनकी संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के बराबर है तो कहलाएगी एक मोल। ये रुपया भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ये रुपया भी हो सकता है। क्लियर? अब आप जानते हैं कार्बन 12 का 12 ग्राम, तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? अरे कितना होता है कार्बन का परमाणु भार? 12 होता है, और ये 12 हो गया, क्लियर? और 12 ग्राम क्या होता है कार्बन का? अगर इस परमाणु भार ये तो 12 तो एएमयू में आया ना भाई, और यदि मैं एएमयू को हटा के क्या लगा दूं? ग्राम लगा दूं, तो क्या बन जाएगा? ये कार्बन का ग्राम परमाणु भार बनेगा, नहीं बनेगा? और आप क्या कहते थे? तत्व कोई सा भी हो, सभी तत्वों के ग्राम परमाणु भार में परमाणुओं की संख्या समान होती है। क्या कहा मैंने? तत्व कोई सा भी हो, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, तो ग्राम परमाणु भार होगा 16 ग्राम। सल्फर है, सल्फर का परमाणु 32 है, तो उसका ग्राम परमाणु भार होगा 32 ग्राम। नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है, तो उसका ग्राम परमाणु भार होगा 14 ग्राम। तो जो परमाणु भार है उसके पीछे ग्राम लगा दो, ग्राम परमाणु भार बन जाएगा। क्लियर ना भाई? और पदार्थ तत्व कोई सा भी हो, प्रत्येक तत्व के ग्राम परमाणु भार में, किसमें? ग्राम परमाणु भार में परमाणुओं की संख्या समान होती है। ये अपन पढ़ चुके पहले परमाणु भार में, और जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा हो
वो जाके आपके ग्रुप पे वीडियो होंगे, उसमें एक परमाणु भार नाम का टॉपिक होगा, उस टॉपिक को पढ़िएगा, ठीक है ना। और अगर आपने अभी अभी पढ़ाई चालू करी कुछ बच्चों ने, तो कुछ बच्चे मेरे को नहीं दिख रहे, तो वो बच्चे फिर क्या करें, जाके पहले अपने प्रज्ञा एकेडमी वीडियो क्लासेज जो ऐप है उस पर जाके पहले वीडियोस को पढ़ें पूरे को। ये बहुत शानदार तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें। क्यों, अब करीबन 20 एक वीडियो बना दिए उनके, अब वो 20 वीडियो एक दिन में तो रिपीट हो नहीं सकते, तो आप अगर बना रखें एक बार घर पर देख लोगे तो फायदे में रहोगे। तो ग्राम परमाणु भार का मतलब क्या है, जब किसी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो ग्राम परमाणु भार कहलाता है। और एक लाइन माइंड में सेट कर लो कि तत्व मान लो x है, क्या है तत्व x है, और उसका परमाणु भार है 22 AMU, कितना है, तो इसका ग्राम परमाणु भार कितना होगा, 22 ग्राम होगा। तो इसके 22 ग्राम में भी उतने ही परमाणु होंगे जितने कार्बन के 12 ग्राम में होंगे। तो कितने परमाणु होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर है, ये परमाणु होते हैं, और ये परमाणु होते हैं तो ये कहलाता है आपके ग्राम परमाणु भार। तो आपसे क्या कहा उसने, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं के बराबर कण होते हैं, वो 1 मोल है। तो कितने कण होने चाहिए अब, 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये तो कार्बन परमाणु हो गए। तो 1 मोल बराबर कितना हो गया, 1 मोल बराबर हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 कण। तो पदार्थ की वह मात्रा जिसमें इतने कण होते हैं वो कहलाता है 1 मोल। क्या कहलाता है वो, 1 मोल। पहले बोले यहाँ तक आया कि नहीं आया, कोई कन्फ्यूजन। तो देखिए आपने कहा 1 मोल, 1 मोल का मतलब होता है पदार्थ की वह मात्रा जिसमें इतने कण होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। क्लियर है, ये कण किसमें थे, कार्बन के परमाणु से कार्बन के 12 ग्राम में। तो कार्बन के परमाणु से कार्बन के 12 ग्राम में, तो कार्बन का 12 ग्राम क्या था, उस कार्बन का ग्राम परमाणु भार क्या था भाई। तो यहाँ पर नहीं गया मेरा नहीं है, तो यहाँ पे देखो यहाँ किसके बराबर हो गया, भार में देखिए तो ग्राम परमाणु भार। यदि आपको परमाणु दे रखा है तो 1 मोल बराबर होता है ग्राम परमाणु भार। क्लियर। और यदि आपको अणु दे रखा है, क्या दे रखा है, अणु, तो 1 मोल होगा ग्राम अणु भार के, इससे होगा 1 मोल ग्राम अणु भार के। और यदि आयतन दे रखा है तो आपने कहा था ग्राम अणु भार गैस का आयतन NTP पर कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, NTP पर 22.4 लीटर, ये होता है 1 मोल का मतलब। तो मुझसे कहा कि सर ये तत्व X है, इस X तत्व का परमाणु भार 40 है, तो बताओ इसके 1 मोल का भार कितना होगा। जब से परमाणु भार 40 दे दिया है, इसके पीछे ग्राम लगा तो यही 1 मोल बन गया है। क्लियर। आपसे कहा कि सर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में O2 होता है, O2 का अणु दिख रहा है भाई, तो अणु भार कितना होगा, एक ऑक्सीजन का परमाणु होता है 16, 2 का कितना हो गया 32। तो यहाँ पर हो गया 32, और यहाँ पे क्या आएगा AMU। ये तो आप कौन सा हो गया, सामान्य परमाणु भार हो गया। अब अपन को बात करनी हो 1 मोल का भार कितना होता है, इसको ग्राम में लगा दो, ये हो गया 1। जो आपका अणु भार है उसमें ग्राम लगा दोगे तो 1 मोल का भार बन जाएगा। परमाणु भार है तो उसमें ग्राम लगा दोगे तो तत्व का 1 मोल बन जाएगा। आयन है तो आयन भार में जैसे मान लो N3 माइनस ले लिया, तो इस माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर से, ये -1 हो, -2 हो, -3 हो, +1 हो, +2 हो, +3 +4 कुछ भी हो, इसमें आवेश से उसके भार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक नाइट्रोजन का भार कितना होता है, 14 होता है ना भाई। कितने नाइट्रोजन है यहाँ पर, अरे कितने दिख रहे हैं, 3, और 3 दिख रहे हैं तो कितना होगा, 30, 42। तो 42 तो हो गया इसका सामान्य AMU। अब आपसे ये तो एक एटम का मास हो गया, एक मॉलिक्यूल का। अब
अब यहाँ पे यदि आप कहते हैं इसके एक मोल में कितना मास होगा, कितना ग्राम होगा, तो एक मोल में होगा 42। पहले वाला आया नहीं है। जैसे आपने कहा सर NH3 का अणुभार कितना आता है 14। एक हाइड्रोजन का एक होता है, 3 हाइड्रोजन का 3 हो गया, 14 3 17। तो 17 ग्राम बराबर होगा इसका एक मोल। तो अलग अलग पदार्थों का अलग अलग भार है ना भाई, लेकिन भार कौन सा है, ग्राम अणुभार या ग्राम परमाणु भार या ग्राम आयन भार। अरे आयन है तो आयन भार, अणु है तो अणु भार, परमाणु है तो परमाणु। जिस अवस्था में रहेगा उसका उसी अवस्था में निकालना है। तो यहाँ पर ये होता है एक मोल का मतलब। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब मैं यहाँ पर एक मोल का सूत्र निकालूँ, सूत्र कैसे आएगा, यहाँ पे दूसरे मोलों की संख्या निकालना सीखें। जैसे मोलों की संख्या कितनी होगी, तो मोलर संख्या में आप देखो, अगर आपको क्या दे रखा है, 3 चीज देता है। एक तो देगा पदार्थ का भार। देखो ये चीजें सीखनी है, मैंने कहा रटनी नहीं है ना, याद करनी है, यूज करने सीखने में मैं कैसे निकालूँ ये है। और वो तभी समझ में आएगी जब आप सीखने के मन से बिल्कुल बैठोगे। ठीक है, मस्ती के मन से नहीं। ठीक, मस्ती तो आपने बहुत कर ली, लॉकडाउन में खूब हलवा खाया है, नहीं खाया, लेकिन अब नहीं करना। तो पदार्थ का भार ले लिया आपने, तो पदार्थ का भार रहेगा, तो भार में क्या था, ग्राम परमाणु भार था या ग्राम अणु भार था। तो ये क्या एक मोल का भार है ना भाई, और जो भार एक मोल का होता है उसे कहते हैं मोलर द्रव्यमान। क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मतलब है परमाणु है तो परमाणु भार से हो गया, अणु है तो अणु भार से हो गया, आयन है तो आयन भार से हो गया। तो यहाँ पे आएगा बट्टे मोलर द्रव्यमान। क्लियर? और फिर यहाँ पे मान लो आपको दे रखा है आयतन, दे रखा है, तो एक मोल का आयतन कितना होगा 22.4। तो गैस का एनटीपी पर आयतन दे रखा है, गैस का एनटीपी पर आयतन। और याद रखना केमिस्ट्री में एनटीपी और एसटीपी दोनों बराबर होते हैं। क्लियर है? जो किताब में कहीं पर एसटीपी लिखा होगा तो एक ही करने तो एनटीपी लिखा था, है ही नहीं, यहाँ तो एसटीपी है। तो एनटीपी और एसटीपी केमिस्ट्री में बराबर होते हैं, फिजिक्स में अलग अलग होता है। फिजिक्स में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, एनटीपी में तो 273 केल्विन होता है और एसटीपी में 298 केल्विन होता है। लेकिन केमिस्ट्री में दोनों ही क्या होते हैं, सेम। ये आयतन किसमें, लीटर में। क्लियर? और ये भार किसमें था, ग्राम में। तो एक मोल में आयतन कितना होता है 22.4। यहाँ किसका भाग लगेगा 22.4। ठीक। और यहाँ पे अपन बात करें पदार्थ के कणों की संख्या, तो पदार्थ के कणों की संख्या कितनी होती है 6.03। क्या कहते हैं अपन, Na मतलब आवोगाद्रो संख्या। ये हो गया आपका 6.023 × 10⁻23 हुआ नहीं हुआ। तो ये जो 23 है ये पूरा इसको कहते हैं Na क्या है, आवोगाद्रो। अब कोई आपसे पूछ ले कि सर आवोगाद्रो संख्या किसने दी, अरे आवोगाद्रो संख्या किसने दी, तो संख्या दी कैनिजारो। क्यों, नाम तो आवोगाद्रो पे, दी किसने, कैनिजारो। तो ये संख्या कैनिजारो ने दी, लेकिन आवोगाद्रो के सम्मान में इसको आवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। क्लियर है? पहले वाला आया कि नहीं आया, कोई गलती है, इसको उतारिए फिर अपन दूसरा करें। क्लियर है? और ग्राम में दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है आपको गैस का एनटीपी पर आयतन दे रखा है, वो भी लीटर में। क्लियर? ये दे रखा है आपको, और यहाँ पे दे रखा है आपको कणों की संख्या। कण का मतलब जो भी कण है, परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या रुपया, पैसा, पेन, मार्कर, चौक, टेबल, कुर्सी, मोबाइल, जो भी उसने बोल दिया उनकी संख्या ले लेंगे यहाँ पर।
और आपको इन तीनों से निकालने के लिए कहे क्या, मोलों की संख्या निकालने को बोले कि भाई मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे। क्लियर? तो यहाँ निकलेगा कैसे, आप देखिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे हम बात करें पदार्थ का भार दे रखा और मोलों की संख्या पूछिए। मैंने तीर ये लगाया मतलब जहाँ से चल रहे वो तो दे रखा है और जहाँ पहुँच रहे वो पूछा है। जगह मैंने जहाँ से चल रहे वो तो दे रखा है और जहाँ पहुँच रहे हैं वो पूछा है। तो यहाँ पर अपने किसका भाग दिया था, मोलर द्रव्यमान। किसका भाग दिया था, क्लियर? और मान लो उल्टा पूछा है, मोलों की संख्या दे रखी है और भार पूछा है। तो जब यहाँ पे भाग दिया तो यहाँ गुना होगा ना भाई, तो यहाँ हो जाएगा गुना मोलर द्रव्यमान। क्लियर? अरे क्लियर है? फिर यहाँ पे दे रखी है आपको कणों की संख्या दे रखी है, तो कणों की संख्या दे रखी है और मोलों की संख्या पूछी हो आपसे, तो आप क्या करोगे, भाग देंगे इसका अवोगाद्रो संख्या का, मतलब n। क्लियर? और उल्टा पूछ ले, आपको मोलों की संख्या दी गई हो और कणों की संख्या पूछ ले, तो आप क्या करेंगे, गुना करेंगे इससे n। क्लियर है? फिर यहाँ पे आप देखें, आपको गैस का एनटीयू पर आयतन दे रखा है और मोलों की संख्या पूछी है। तो ये देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, भाग देंगे कितने का, 22.4, और उल्टा पूछा हो मोल दे रखे और आयतन पूछा हो तो गुना करेंगे कितने से, 22.4। क्लियर? अब देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन, और इस पर कैसे क्वेश्चन आएंगे वो देखिएगा। ठीक है ना? इधर दिख रहा है, दिख रहा है, और इधर यहाँ पे। और जैसे आपको कह दे, वो क्वेश्चन कह दे कि सर 6.3 ग्राम कॉपर में मोलों की संख्या ज्ञात करो। कॉपर का परमाणु भार दे रखा है 63। कितना है कॉपर का परमाणु भार? तो आप यहाँ देखिए आपको क्या दे रखा है, 6.3 ग्राम दे रखा है। ग्राम का मतलब भार दे रखा है, तो पदार्थ का भार दे रखा है और क्या पूछे, पदार्थ के मोलों की संख्या। तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में आएगा कॉपर के मोलों की संख्या बराबर क्या दे रखा है, आपको कॉपर का भार दे रखा है, पदार्थ का भार बच्चे पदार्थ का, अगर परमाणु है तो परमाणु भार हो जाएगा, अणु होता तो अणु भार होता, परमाणु भार आएगा ना भाई। तो पदार्थ का भार कितना दे रखा है आपको, 6.3, और पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कितना आएगा, 63 बराबर 1/10। 1/10 मतलब 0.1 कितना मोल आया, 0.1। अब और देखें यहाँ पर क्वेश्चन, मान लो आपको यहाँ दे दिया कि सर 128 ग्राम SO2 में मोलों की संख्या ज्ञात करो। आपको परमाणु भार दे दिया, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। क्लियर? तो क्या दे रखा है आपको, 128 क्या है, ग्राम है, लीटर है या क्या है, ग्राम है। और ग्राम क्या होता है, भार होता है। क्या होता है भाई, भार। तो आपको पदार्थ का भार दिया गया और पदार्थ का भार देके क्या पूछा, मोलर संख्या क्या लगेगा, मोलर द्रव्यमान। अब SO2 अणु है या परमाणु है, SO2 अणु है या परमाणु है। जब एक से ज्यादा परमाणु होते हैं किसी में तो अणु कहलाता है, कहलाता है वो क्या है, अणु है। क्या आएगा इसका, अणु भार आएगा। कितना होता है अनुभार, एक सल्फर का 32 हो गया, 2 ऑक्सीजन 16 हुआ, 32 हो गया, 25 25 64, अणुभार हो गया 64। तो आप यहाँ पे करेंगे SO2 के मोल कितने आएंगे, SO2 का भार कितना है, भार 128 और
बट्टे SO2 का अनुभार 64। 64 से 62 घटता है क्या? 2 बार घटता है ना भाई? अरे 64 तो 1% होता है ना, ये कितना हो गया? तो 2 मोल हो गया। कितना हो गया भाई? 2 मोल। मेरे वाला आया कि नहीं है? ये है निकालने का तरीका। अपन अगर डायग्राम को समझेंगे, पहले सिंपल मोल निकालना है कि नहीं है, इसको होता है तो नाम पे के 2-3 क्वेश्चन और पढ़ाएंगे, फिर अपन ये आपको डायग्राम यूज करना सीखना है। और इसको सीखने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको आएंगी और इस मोल पे अपन कम से कम 25 तरह के क्वेश्चन करेंगे। और हर तरह का क्वेश्चन एक नए टाइप का होएगा। आप ये नहीं कह सकते कि हर क्वेश्चन में एक ही तरह का टाइप हो गया कि मोल की संख्या ही निकालनी है। आप सब कुछ निकाल सकते हो मोल। ठीक, क्वेश्चन क्या कहा? उसने कहा कि सर एनटीपी पर O2 के 2.24 लीटर में मोलों की संख्या ज्ञात करो। तो एनटीपी पर O2 के 2.24 लीटर, क्लियर है? इसमें O2 के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ देखिएगा क्या दे रखा है आपको? गैस का एंटीन्यूमर आयतन दे रखा है और क्या पूछा है? मोलों की संख्या। तो सूत्र क्या बनेगा? यहाँ सूत्र बनेगा, जब मैं सूत्र बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ O2 के मोल या O2 के मोलों की संख्या बराबर गैस। गैस कौन सी आपकी? O2 है। तो O2 का एनटीपी पर आयतन वो भी लीटर में बट्टे 22.4, क्लियर? और 22.4 तो O2 का आयतन कितना देगा आपको? 2.24 लीटर दे रखा है, बट्टे 22.4 कितना आएगा? 1/10 मतलब 0.1 मोल। यस या नो? अरे आया ना, कर सकते हैं इसको। जल की एक बूंद जिसका भार 0.09 ग्राम है, जल की एक बूंद जिसका भार 0.09 ग्राम है में जल अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। में जल अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए या कीजिए। क्लियर है? लिख लिया? क्या कुछ है? जल की एक बूंद का भार इतना है, तो जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी? आपको भार दे रखा है और क्या पूछी है? कणों की संख्या। पहले आप सूत्र बनाना सीखें कि मुझे इस डायग्राम को सूत्र कैसे बनाना है, वो देखिएगा। तो आपको यहाँ पे बनाना है जल अणुओं की संख्या, है ना बेटा जी? अब आप देखना इधर क्या है। आप आ रही पदार्थ का भार, तो ये दे रखा है पदार्थ के भार में किसका बांधोगे? मूलक द्रव्यमान मतलब अनुपात। और फिर यहाँ तक पहुँच गए, फिर यहाँ पे यहाँ जाना किससे गुणा करना है? Na। तो यहाँ पे क्या आएगा? पदार्थ कौन है आपका? जल। जल का भार हो गया बट्टे मूलक द्रव्यमान, जल का क्या आएगा? अनुभार आएगा। अरे भाई जल अणु है ना, क्या आएगा? अनुभार और गुना Na। तो जल का भार कितना है? 0.09 ग्राम। जल का अनुभार कितना है? 18। भाई हाइड्रोजन का कितना होता है? जल का सूत्र क्या है? H2O। हाइड्रोजन का एक का एक होता है, 2 का 2 हो गया। एक ऑक्सीजन का भार कितना था? 16। 16 और 2 18। 18 का भार से दिया, पॉइंट हटाया, वैल्यू लगा दिए, 9 से 1 कट गया, 200 बार, तो 1/200। और अभी अभी तो निकाला 1/200 कितना? 0.005। 1/200 गुना Na करना है ना भाई? तो यहाँ कितना आएगा? Na/200 आएगा। आप क्या है आंसर को यही छोड़ दें और यहाँ नहीं छोड़ना। तो देखो यहाँ पे इसको बाहर ले लो, 0.005 Na हो गया। और यहाँ नहीं छोड़ना, इसको Na का भी मान रख दो।
0.005 गुना 6.023 इंटू 10⁻23। क्लियर? कितना आएगा? 3 बजे 15 जाते ले 3 हुआ 5 हुआ 10 और 11 में आते ले 1 और 6 पंजे 3 की तो ये 3 ये यहाँ पे हो गया आपके 3 तो 5 गुना 10 की घात 23। इस पॉइंट को सरकाओगे आप, कितना बन गया? 3.0115। अब घात यानी दशमलव सीधे का खिसकता है, सीधे हाथ से खिसक रहा है ऐसे, तब तो घात माइनस में बढ़ती है, और जब इधर खिसक रहा है तो घात प्लस में बढ़ती है। और माइनस में कितनी बढ़ेगी? जितने खिसकेगा तो 1 और 2 अंक किसका है भाई? दशमलव कितना है किसका? 2 अंक। तो दशमलव कितनी आएगी? माइनस में 2 आएगी, तो 23 तो ऑलरेडी है प्लस की, और माइनस की 2 करेंगे तो कितनी आएगी? 21 हो जाएगी ना भाई। तो कितना होगा? 10 की घात 21 अणु। उस जल की बूंद में इतने अणु होंगे। क्लियर? बिल्कुल आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है क्या? मेन काम है ये सूत्र लिखना। आया कि नहीं आया? आपको पदार्थ का भार देने का यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो जो जो चीज लिख रखी है ना, पदार्थ का भार बट्टे मोलर द्रव्यमान गुना है, तो गुना है इधर जाना होता, तो पदार्थ का भार बट्टे मोलर द्रव्यमान गुना 22.4। क्लियर ना भाई? जो दे रखा है वो कर। आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? उतारिए।